हमें इस दुनिया में किसी शख्स या चीज ने जानबूझकर रखा है या फिर किसी रैंडम इवेंट की वजह से पृथ्वी पर इस सारे जटिल जीवन की रचना हुई। साइंटिस्ट्स ये पता लगा रहे हैं कि जीवन कैसे बना था, मगर हम अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। क्या हमारा वजूद एक सुपर पावर का कमाल है या फिर हम कुदरत के नियमों से बने हैं? क्या एवोल्यूशन ईश्वर की रचना है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर करोड़ों करोड़ों स्पीशीज रही है, जिनमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब से लेकर 50 टन तक के डायनासोर्स भी शामिल हैं। बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने उन्हें सिर्फ 6 दिन में बनाया था, मगर एक और थियरी है, उसके मुताबिक 400 करोड़ साल पहले जीवन खुद बना। पृथ्वी पर जितनी भी स्पीशीज रहीं, वो सब एवोल्यूशन का ही नतीजा थी। थियोलॉजी और साइंस अब एक राय बनाने की कोशिशों में लगे हैं। क्या चार्ल्स डार्विन की यह बात सही थी कि एवोल्यूशन से ही सारे जीव बने हैं, या फिर किसी दैवीय ताकत का इसमें हाथ था, या फिर दोनों ने साथ काम किया? बचपन में मैं अपने घर के आसपास कैटरपिलर्स पकड़ता था, मोटे तगड़े कीड़ों को, मगर जल्दी ही वो एक सिल्की ककून के अंदर छिप जाते थे। मैं सोचता कि उनके उस छोटे से घर के अंदर क्या होता है। आखिर इतना गंदा सा कीड़ा इतनी सुंदर तितली कैसे बन जाता है? माइकल बीही पेंसिल्वेनिया की लेहाई यूनिवर्सिटी में एक बायोकेमिस्ट है। ये इंटेलिजेंट डिजाइन के आइडिया को सही मानते हैं, जो मानता है कि किसी जीव या चीज ने पृथ्वी पर जीवन के बीज डाले और फिर उसने ही उसे एवोल्यूशन की ओर गाइड किया। इंटेलिजेंट डिजाइन कहता है कि रैंडम प्रोसेसेस से वो जीव नहीं बन सकते जिन्हें हम आज देख रहे हैं, मगर वो इस बात पर भी ऐतराज नहीं करता कि ये प्राचीन जीवों से आधुनिक जीव बने हैं। माइकल को डार्विन की थियरी की इस बात पर ऐतराज है कि डार्विन ने जोर देकर कहा था कि एवोल्यूशन तो रैंडम म्यूटेशन से ही होता है। जब ये अपने आसपास की कुछ कुदरती चीजों को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि बहुत सी चीजें तो यहाँ रैंडमली डाल दी गई हैं, जैसे कि ये मलबा। हाल में ही यहाँ से एक तूफान गुजरा है। कोई ये नहीं कह सकता कि इनमें से कुछ भी यहाँ जानबूझकर रखा गया है। ये सब बेतरतीबी से पड़े हैं। एक लकड़ी यहाँ पड़ी है, एक वहां पड़ी है, एक पत्थर वहां है। मगर माइकल मानते हैं कि नेचर की बहुत सी चीजें खुद रैंडमली नहीं आई, वो किसी डिजाइनर का काम लगती हैं। जैसे कि ये लकड़ियां खुद को जीवन में रैंडमली नहीं अरेंज कर सकती, वैसे ही माइकल का मानना है कि बायोलॉजिकल लाइफ भी रैंडमली नहीं आई। मैं एक बायोकेमिस्ट हूँ और मैं कुदरत में ऐसी ऐसी जगहों पर सबूत ढूंढता हूँ जिस जगह के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि एक सेल। ये सेल असल में एक नैनो स्केल फैक्ट्री है, जिसकी मशीनरी असल में मशीन्स हैं जो कि मॉलिक्यूल से बनी है। माइकल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया को पूंछ होती है, फ्लैजेला, जिसके सहारे वो तैरते हैं। सही मायनों में वो एक आउटबोर्ड मोटर है जिसके सहारे बैक्टीरिया तैरता है। जिस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आउटबोर्ड मोटर होती है, वैसे ही ये भी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पर चिपक जाती है। इसमें एक प्रोपेलर होता है जो गोल गोल घूमता रहता है। हमने देखा कि अगर इनमें से एक या ज्यादा पीसेस निकाल दिए गए तो फिर फ्लैजेलम काम नहीं करता।
एक बैक्टीरिया की पूंछ के इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को देखकर माइकल ने एक थियरी बनाई जिसे ये इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। उसके मुताबिक जीव को हर हिस्सा चाहिए तभी वो काम कर सकता है। उसका एक हिस्सा अलग अलग इवॉल्व नहीं हो सकता। डार्विन की थियरी में ये ग्रेजुअलिज्म तो होना ही चाहिए कि बायोलॉजी के कुछ फीचर धीरे धीरे वक्त के साथ बने, मगर एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स हो। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये धीरे धीरे बने और काम भी करे। अगर बैक्टीरियम की पूंछ का सिर्फ एक हिस्सा गायब हो जाता है तो पूरी पूंछ काम नहीं करती। माइकल को नहीं लगता कि जीवों ने सिर्फ एवोल्यूशन के जरिए कॉम्प्लेक्सिटी की इतनी लंबी छलांग लगाई है। इन्हें लगता है कि उन्हें ईश्वर की भी मदद मिली थी। मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं भी मानता हूं कि ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है, मगर इंटेलिजेंट डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमें ये तो पता होता है कि कोई चीज डिजाइन की गई है, मगर उसके डिजाइनर का पता नहीं होता, लेकिन हम उस डिजाइन के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। बैक्टीरिया की पूंछ का यह कॉम्प्लेक्स डिजाइन ही बायोलॉजी में एक सबसे रहस्यमय छलांग नहीं है। कई और ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स के बोनी स्पाइन्स। हमारे वर्टिब्रेट पूर्वजों की रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड्स कहते थे। ये बोनलेस फ्लेक्सिबल रॉड्स बने थे कोलेजन से। मीठे पानी में रहने वाली कुछ बड़ी मछलियों में आज भी वो पाया जाता है, मगर कुछ दूसरी स्पीशीज जैसे कि हमारी पीठ में वर्टिब्रल कॉलम्स में रीढ़ की हड्डी बनी। मगर कोलेजन की ये लंबी पट्टियां आखिर हड्डियों वाली रीढ़ कैसे बन गई? वैसे कॉलेज के बायोरोबोटिसिस्ट जॉन लॉन्ग इन गायब कड़ियों को ढूंढ रहे हैं। हमारी दिलचस्पी इस सवाल में सबसे ज्यादा है कि वर्टिब्रेट्स नाम के ये जीव जिनमें हम भी एक हैं, वो पहली बार इवॉल्व कैसे हुए। ऐसा करीब 50 करोड़ साल पहले हुआ था। हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है कि हम उस वक्त में पहुंच जाएं और वहां जाकर देखें कि हुआ क्या था। जॉन का अंदाजा है कि पहले के वर्टिब्रल कॉलम्स तो हमारे डीएनए में आई एक खराबी थी, जिससे नोटोकॉर्ड में छोटी छोटी हड्डियां बन गईं। वो बनी रहीं क्योंकि उनसे जीव को खाना ढूंढने में ज्यादा आसानी होती, ज्यादा ताकत मिलती। मगर पुरानी मछलियों के फॉसिल्स से एवोल्यूशन की ये कहानी कड़ी दर कड़ी नहीं पता लगती। हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में काफी बड़े गैप्स हैं। जॉन अब खत्म हो चुके जीवों को रोबोट की शक्ल में नई जिंदगी देकर उन्हीं गैप्स को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारा अबिस। हमने इस टैंक में वो आर्टिफिशियल दुनिया बनाई है जिसमें हमारे बायो रोबोट्स तैरते हैं, और इस तरह से हम 50 करोड़ साल पहले हुए एवोल्यूशन को रीएनिमेट कर रहे हैं। जॉन के इन रोबोट्स का नाम है इवॉल्वबॉट्स। ये यहां जिंदगी का खेल खेलने वाले हैं। ये एक बायोमिमेटिक वर्टिब्रल कॉलम है और इसे हमने कोलेजन से बनाया है। हम इसमें वर्टिब्रे की संख्या बदल सकते हैं। ये वो खूबी है जिसे हम इवॉल्व करना चाहते हैं। जॉन ने इन्हें नोटोकॉर्ड्स लगाए हैं और हर एक को अलग अलग संख्या में वर्टिब्रे दिए हैं, 0 से 5 और 10 से 15 तक। इन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें लाइट का मतलब है जिंदगी या खाना। इन इवॉल्वबॉट का काम है अपना अगला खाना ढूंढना। हम अभी 0 से 5 और 10 से 15 की ओर जाएंगे। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि ज्यादा वर्टिब्रे वाले रोबोट्स कम वर्टिब्रे वाले रोबोट्स से बाजी मार ले जाएंगे। इनमें गोल्ड मेडल विनर, सिल्वर मेडल विनर और ब्रॉन्ज मेडल विनर होगा। साथ ही कोशिश करने वाले भी होंगे। ये देखिए, अभी शायद सबसे पीछे 0 वर्टिब्रे वाला है। यहां सेगमेंटेड बैकबोन्स वाले इवॉल्वबॉट्स उनसे बेहतर कर रहे हैं जिनमें वो है ही नहीं। ये देखिए, नंबर 10 अभी सबसे आगे है और नंबर 15 यहां पर है। ये भी बढ़ रहा है, मगर बहुत ही धीरे धीरे। जॉन ये देखकर हैरान थे कि 10 हड्डियों वाला इवॉल्वबॉट जीत गया। उसने 15 हड्डियों वाले को हरा दिया था। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे तो यही साबित होता है कि कम संख्या वाली वर्टिब्रे का इवॉल्वबॉट खाना ढूंढने में ज्यादा बेहतर है। मतलब बात सिर्फ ढेर सारे वर्टिब्रे की नहीं है, बात है उनके सही संख्या की।
जॉन के मुताबिक इससे साबित होता है कि एवोल्यूशन कोई डिजाइन प्रोसेस नहीं है। कुदरत ने शायद रैंडमली अलग अलग किस्म की रीढ़ की हड्डियां आजमाई और जो सबसे अच्छी थीं वो बच गईं। हमने देखा कि जब बात खाने या जान बचाने के लिए भागने की आती है तब उससे वर्टेब्रे का एवोल्यूशन होता है। अपनी इसी रिसर्च के सहारे जॉन ने बैकबोन एवोल्यूशन के उस रास्ते को ढूंढ निकाला जो हम इंसानों तक आता है।